हेलो एवरीवन, हमारी अपनी पाठशाला में करंट अफेयर में जो आज का न्यूज है वो है, जैसे कि पहला न्यूज आया इकोनॉमी से। इकोनॉमी न्यूज था कि समीक्षा बैठक में रेपो रेट को स्थिर रहने का अनुमान। अब देखो ये न्यूज इकोनॉमी का, इकोनॉमी में सेक्शन कौन सा, लेसन कौन सा होगा, वो होगा मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी। ठीक है, मौद्रिक एंड साख नीति, जब बैंकिंग पढ़ते हैं हम लोग इकोनॉमी में, उसमें मिलता है। अब देखो इस न्यूज से अगर हमको तैयार करना हो, जैसे क्या क्या मिला, जैसे बोला गया कि रेपो रेट जो होगा वो स्थिर रहेगा। मतलब एक तो पॉइंट पहला मिल गया हमको कि रेपो रेट आखिर होता क्या है, ये हमको जानना चाहिए। ठीक है, और अगर रेपो रेट हम जान रहे हैं तो क्या इसके अलावा और भी कोई रेट होगा, ये और देखने वाली बात होगी न्यूज़पेपर में ही। ठीक है, जैसे रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास, तो यहां आपको एक छोटा सा जीएस मिला क्या कि आरबीआई के गवर्नर कौन है भाई, तो वो आपको नाम मिल गया। यहां पर कभी कभी छोटे मोटे एग्जामिनेशन में डायरेक्टली यही नाम पूछ देता है, तो वो हो गए आपके शक्तिकांत दास। ठीक है, तो ये एक छोटा सा पार्ट मिला। अब अगला लाइन जो पढ़ते हैं उसमें मिलता है मौद्रिक नीति समिति। देखो ये बोले ना मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी, मौद्रिक एवं साख नीति, तो मौद्रिक जो समीक्षा कमिटी है उसकी बैठक हो रही है। ऑब्वियस बात है ये मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी को डिसाइड करने वाली बैठक होगी, और ये जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है द्विमासिक। ठीक है, यानी कि 2 माह पर ये किया जा रहा है बैठक। बुधवार से शुरू होगी 3 दिवसीय बैठक में नीतिगत रेपो रेट के मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों के संदर्भ में समीक्षा की जाएगी। यानी आरबीआई जो ये पॉलिसी लाती है उसमें रेपो रेट के विषय में बोला जा रहा है कि इसका जो है वो रिव्यू किया जाएगा। अब इसमें बोला जा रहा है कि रेपो रेट को एक बार फिर से स्थिर रखने का फैसला लिया जा सकता है। मुद्रास्फीति यानी अगला टर्म, केवल यहां पर टर्म बता रहे, क्या क्या टर्म आ रहा है। अगला टर्म जो आया वो आया मुद्रास्फीति, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इन्फ्लेशन। ठीक है, तो इन्फ्लेशन एक वर्ड आया था क्या, रेपो रेट, एक वर्ड क्या आया, इन्फ्लेशन। ठीक है, अब बोल रहा है कि इन्फ्लेशन की स्थिति और मौजूदा वैश्विक कारकों को ध्यान में रखते हुए, यानी कि इन्फ्लेशन पर जो करेंट जो देश में तो भारत में जो चल रहा है इकोनॉमी वो, और वर्ल्ड में क्या चल रहा है उसका फर्क पड़ता है इन्फ्लेशन पर, ऐसा ये पेपर कह रहा है। ठीक है, रेपो रेट को 6.5% पर ही रखा दिया। सिंपल एक तुमको और जीके मिल गया कि रेपो रेट अभी करंट में कितना है, तो 6.5% है। अब देखना है कि इस बैठक के बाद ये 6.5% ही रहता है या आगे बढ़ता है। आगे लिखा हुआ है रिजर्व बैंक ने पिछले साल रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ने के बाद बदली परिस्थितियों में रेपो रेट में लगातार बढ़ोतरी कर रहा था, जो 2022 में तक के शुरू में किया गया था। अब ये 23 तक जारी रहेगा। तो यहां पर देखो जीएस को तब तैयार कर रहे हो ना, तो यहां पर इस न्यूज को पढ़ लिए। अब अगर आपको रेपो रेट नहीं समझ में आ रहा है, इन्फ्लेशन समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको इस न्यूज का ना कोई मीनिंग ही नहीं लगेगा कि क्या बोला आखिर। जबकि आपको पता होना चाहिए ये पीटी में तो ये इससे क्वेश्चन आता ही आता है, मेंस में भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, कि अगर पूछ देगा सिंपल सा मेंस में कि रेपो रेट के कम करने या बढ़ाने से महंगाई पे क्या फर्क पड़ेगा, या बोल दे कि अगर रेपो रेट को हम कम करते हैं तो इससे हमारे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में क्या फर्क पड़ेगा। तो एक कनेक्शन है डायरेक्ट, ये आम आदमी के जीवन से कनेक्शन है। तो इसमें कुछ पॉइंट ना हम बताना चाहेंगे यहां पर। ठीक है, जब आरबीआई जो है, हम शॉर्ट में बता देते हैं केवल, जैसे आरबीआई जो है, ठीक है, वो क्रेडिट एंड मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी लाती है। मतलब क्या हुआ, ये ना मार्केट से लिक्विडिटी, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं तरलता, लिक्विडिटी को कम करने की, कम नहीं बोलेंगे, कंट्रोल करने की कोशिश करती है। ठीक है, लिक्विडिटी मतलब क्या, मार्केट में कितना पैसा है, कितना पैसा फ्लो हो रहा है, उसको कंट्रोल करना चाहती है। क्योंकि अगर लिक्विडिटी बढ़ गई या लिक्विडिटी घट गई, दोनों कंडीशन में वो आम आदमी के आर्थिक स्थिति पर फर्क डालेगा। कैसे फर्क डालेगा ये समझो। जैसे मान लो, ऐसे समझाते हैं, मान लो लिक्विडिटी बढ़ गई, मतलब क्या हुआ, लिक्विडिटी जो है वो हाई हो गया, मतलब क्या हुआ, मार्केट में बहुत पैसा है, मार्केट में बहुत पैसा, मान लो मेरे ही पॉकेट में बहुत सारा पैसा आ जाए, तो मान लो हमको बहुत पैसा मिल गया, तो हम क्या करेंगे, हमको एक टी शर्ट खरीदना था, उसकी जगह हम 4 खरीदेंगे। क्योंकि क्यों खरीदेंगे 4, क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा है। तो हमको जरूरत थी एक की, लेकिन हमने क्या किया, 4 टी शर्ट खरीद लिया। मतलब क्या हुआ, हमारा जो डिमांड है वो क्या होगा, हमारा डिमांड बढ़ जाएगा। हम ज्यादा चीजें खरीदना चाह रहे हैं, यानी हमारा डिमांड क्या हुआ, बढ़ गया। और जब डिमांड बढ़ेगा, जब डिमांड किसी प्रोडक्ट का बढ़ गया, तो उसका प्राइस पे क्या फर्क पड़ेगा, उसका प्राइस भी बढ़ जाएगा। मान लो कि हम चार्ट खरीद रहे हैं, तो लगा कंपनी का चाहिए तो खूब बिक रहा है, दाम बढ़ा दो। ठीक है, तो कंपनी ने क्या किया, प्राइस को बढ़ा दिया। प्राइस बढ़ा मतलब क्या हुआ, आपका जो महंगाई है
वो क्या हुआ, धीरे धीरे बढ़ गया। दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। यानी कि अगर लिक्विडिटी हम बढ़ाते हैं मार्केट में तो आपको दिखेगा कि आपका महंगाई बढ़ जाएगा। मतलब क्या हुआ कि हमको ऐसा लग रहा है कि मेरे पास बहुत पैसा है तो हमको सब कुछ सस्ता नजर आ रहा है, नहीं सस्ता आपके लिए वो लग रहा होगा, लेकिन मार्केट के अगर दृष्टिकोण से देखेंगे तो महंगाई हमारी बढ़ गई। इसी लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई के पास कुछ टूल्स है, जैसे कि तुमको नाम मिलेगा कैश रिजर्व रेशियो CRR, ठीक है, इसी में तुमको मिलेगा SLR, ठीक है, इसी में तुमको मिलेगा बैंक रेट, यहीं पे तुमको मिलेगा रेपो रेट, ठीक है, यहां मिलेगा तुमको रिवर्स रेपो रेट, यहीं पे तुमको मिलेगा ओपन मार्केट ऑपरेशन। इस प्रकार के टूल्स हैं और इन टूल्स का आरबीआई जब अपना मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी लाती है तो इस टूल्स का क्या रेट होगा वो डिक्लेयर करती है। और याद दिमाग में बिठाओ कि एक एक टूल का अगर कोई चेंज होता है तो मार्केट पे या कहो आम आदमी के पॉकेट पे सीधा इफेक्ट दिखेगा। हम यहां पर सिंपल बता देते हैं रेपो रेट क्या है, ठीक है, रेपो रेट किसको कहते हैं ये समझ लेते हैं। तो यहां पे जैसे हमने बताया कि बोला कि रेपो रेट को ना कांस्टेंट रखने का है, तो रेपो रेट का मतलब क्या होता है, जैसे आरबीआई है, ठीक है, और आरबीआई है, यहां पे मान लो एसबीआई है, यहां पे मान लो पीएनबी है, यहां पे मान लो बैंक ऑफ बड़ौदा है एंड सो ऑन, ढेर सारे बैंक्स हैं। जितने ये बैंक्स हैं, ये जितने बैंक्स हैं, इन बैंकों के लिए आरबीआई इसका बैंक है। जैसे आम आदमी के लिए ये सारे बैंक हैं, इन सारे बैंकों में क्या होगा, जो आम पब्लिक है वो जाती है अपना पैसा डिपॉजिट करती है, उसे लोन लेती है, वैसे ही इन सब बैंकों के लिए आरबीआई एक बैंक है। तो मान लो कि एसबीआई को किसी इंस्टेंट पर पैसे की जरूरत पड़ गई, मतलब एसबीआई के किसी अचानक से एसबीआई के पास ऐसा कोई 10-15 कस्टमर पहुंच गया, अब जो बोला कि हम 5,000 करोड़ का लोन लेना चाहते हैं और एसबीआई के पास पैसा उस समय अवेलेबल नहीं है, तो वो क्या करी, वो दौड़ के गई आरबीआई के पास कि भैया भैया मेरे पास ना कस्टमर आ गया, हमको पैसा चाहिए, क्या आप हमको थोड़ा देर के लिए पैसा दीजिएगा उधार। तो बैंक आरबीआई बोलती है कि यस आई विल गिव यू मनी बिकॉज हम तुम्हारे बैंक हैं, हम तुम्हारे बैंक है तो हम तुमको पैसा देंगे, बट बदले में तुमसे हम इंटरेस्ट लेंगे। हर बैंक यही करती है, जब आप लोन लेने जाते हो तो बदले में बैंक क्या करती है, आपसे लोन के बदले में इंटरेस्ट लेती है। तो आरबीआई ने भी बोला कि एसबीआई को कि हम भी तुम्हारे बदले इस पैसे के बदले तुमसे इंटरेस्ट लेंगे। जब एसबीआई बिना किसी सिक्योरिटी के लोन लेने चली जाए उसको कहते हैं हम लोग बैंक रेट, उसको कहते हैं हम लोग बैंक रेट। जिस रेट पर आरबीआई ने एसबीआई को लोन दिया, ठीक है, बिना किसी सिक्योरिटी के, उसको कहा गया इंटरेस्ट, उस इंटरेस्ट रेट को कहा गया बैंक रेट। और जब सिक्योरिटी के आधार पर, क्यों, यहां पर इसके पास होगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये बोला कि तुम अपना गवर्नमेंट सिक्योरिटी जमा करो मेरे पास, बदले में तुमको हम पैसा देंगे, और जो इंटरेस्ट रेट लेंगे उसको कहेंगे हम लोग रेपो रेट। तो रेपो रेट क्या है, रेपो रेट है कि आरबीआई ने बैंक को किस रेट पर इंटरेस्ट दिया सिक्योरिटी के बदले, दैट इज कॉल्ड रेपो रेट। ये सिंपल सा यहां पर डिफिनेशन है। अब तुमको लगेगा कि यार इस डिफिनेशन से हमारे आम जीवन को क्या फायदा, ठीक है। अब तुमको सिंपल समझाते हैं कि मान लो कि आरबीआई ने रेपो रेट को बढ़ा दिया, ठीक है, आरबीआई ने क्या किया, रेपो रेट को हाई कर दिया। मतलब क्या हुआ, जब एसबीआई या पीएनबी गई रिजर्व बैंक के पास लोन मांगने, तो पहले आरबीआई मान लो दे रही थी 6% पर, ठीक है, और इसको मान लो बढ़ा के कर देती है 10%। तो ये जब गया एसबीआई, जब लोन लेने गई एसबीआई आरबीआई से, तो इसको ही लोन मिला अधिक इंटरेस्ट रेट पर। तो ये जब उस पैसे को पब्लिक को देगी तो ऑब्वियस बात है जिस रेट पर वो लाई उस रेट से ज्यादा रेट पर इंटरेस्ट पर देगी पब्लिक को, तब ना पब्लिक से वो कुछ फायदा कमा पाएगी। यानी जैसे रेपो रेट जब इंक्रीज होगा तो रिजल्ट क्या होगा, बैंक जिस रेट पर बैंक का जो इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, बैंक अपना इंटरेस्ट रेट को क्या करेगी, बढ़ा देगी। क्यों बढ़ा देगी, क्योंकि वो खुद पैसा लाई है महंगे दर पर, तो वो जब पब्लिक को देगी तो ऑब्वियसली रेट को बढ़ा कर ही देगी, ठीक है। अब बैंक ने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। अब मान लो हम हैं, हमको कार लेना है, हमको लगा कि चलो कार लेना है, जाते हैं बैंक से लोन ले लेते हैं। बैंक के पास गए, बोले कि हमको कार के लिए लोन चाहिए, बैंक बोली आपको 12% पे देंगे, ठीक है। तो हमको लगा यार कल तक तो 10% था, आज 12% पे दे रहा है, तो यार छोड़ देते हैं, 6 महीना के बाद ही लेंगे, इतना महंगा कार लेके क्या फायदा, ठीक है। तो मेरा मानसिकता, आम आदमी मानसिकता क्या होगा कि जैसे बैंक अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी तो आम आदमी के खरीदने की जो कैपेसिटी होगी, जो उसकी इच्छा होगी, जो उसका
परचेजिंग पावर होगा वो क्या करेगा, वो गिरा देगा। यानी कि यहां पर अगर हम बात करें तो आम आदमी क्या करेगा, अपना परचेजिंग कैपेसिटी जो है, क्योंकि उसको लोन लेके खरीदना था, तो परचेजिंग कैपेसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, परचेजिंग कैपेसिटी उसका डाउन हो जाएगा। ठीक है, क्या क्या हुआ, रेपो रेट बढ़ा, रेपो रेट बढ़ाने बैंक को अधिक महंगा रेट पर खुद पैसा मिला, तो जब उस पैसे को वो बांटने जाएगी पब्लिक को तो ऑब्वियसली उस रेट से बढ़ा कर देगी, यानी बैंक ने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। बैंक अगर अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है तो पब्लिक का जो लोन लेने का टेंडेंसी होगा, ठीक है, वो घटेगा। लोन लेने का टेंडेंसी घटेगा तो क्या होगा, परचेजिंग पावर, परचेजिंग कैपेसिटी घटेगी। जब परचेजिंग कैपेसिटी घटेगी तो उस वस्तु के डिमांड पर क्या फर्क पड़ेगा, तो उस वस्तु का डिमांड क्या होगा, घट जाएगा। जब खरीदने ही नहीं जा रहे हो तो डिमांड क्या हुआ, घट गया। और जैसे ही डिमांड घटेगा तो आपकी जो महंगाई, जिसको हम लोग कह रहे हैं इन्फ्लेशन, उस पर क्या फर्क पड़ेगा, महंगाई यहां पर घट जाएगी। यानी कि महंगाई को कंट्रोल करना होगा तो रेपो रेट को बढ़ा देगा आरबीआई। ठीक है, जब वो चाहेगा कि, क्योंकि रेपो रेट बढ़ाने का मतलब क्या हुआ कि अभी बढ़ाए लिक्विडिटी, तरलता को कम करने की कोशिश की, तो यहां से एक इफेक्ट तुमको दिखेगा सीधे महंगाई पर। लेकिन इसका एक और इफेक्ट दिख सकता है तुमको। मान लो कि हम ट्यूशन पढ़ाते हैं, हम कोचिंग कराते हैं, मेरा एक ब्रांच चल रहा है, हमको लगा कि अगर मेरे पास पैसा होता तो हम एक ब्रांच और खोल सकते थे, तो हम गए बैंक के पास, बैंक बोला कि नहीं मेरा इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, तो हम टाल दिए बात को, चलो अभी नहीं खरीदेंगे, बाद में चल नया ब्रांच बनाएंगे। तो मैंने क्या किया, एक नया यूनिट खुलता तो नए लोगों को वहां पे काम मिलता, यानी इंप्लॉयमेंट के सेक्टर पर देखोगे तो क्या हुआ, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ गया। यानी कि केवल एक कंडीशन नहीं है, वहां पे बहुत सारे कंडीशन, उस बहुत सारे में से एक कंडीशन ये भी है। तो ये हुआ तुम्हारा रेपो रेट। ठीक है, यही में तुमको हमने समझा दिया बैंक रेट। डिटेल में अगर जानना चाहोगे तो हमारे चैनल पर ही तुमको मिलेगा मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी का पूरा एक लेक्चर है, पढ़ो, बहुत मजा आएगा, समझ में आएगा कि आरबीआई के इन टूल्स का आम आदमी पर क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो एक न्यूज ये था। दूसरा न्यूज था कि कर्ज के मुकाबले बैंक जमा पर ब्याज बढ़ाने की रफ्तार, मतलब क्या हुआ कि लोन पर जो हम इंटरेस्ट रेट ले रहे थे उस पर हमको ना पता चल रहा है कि हमको फायदा, मतलब बैंक क्या कर रही है, लोन पर इंटरेस्ट रेट को कम कर रही है। जो लोन अभी बता रहे थे तुमको, जो लोन था उस पर इंटरेस्ट रेट को कम कर रही है, और उसकी जगह फिक्स डिपॉजिट अगर आप हमारे यहां करते हैं तो आपको हम ज्यादा लोन, ज्यादा इंटरेस्ट देंगे, इसके इंटरेस्ट को बढ़ा रही है। ऐसा दिखा समीक्षा बैठक में। ठीक है, मैं बैंकों के साथ जब बैठक की गई तो उसमें ऐसा मालूम पड़ा कि आरबीआई द्वारा महंगाई को नियंत्रित करने के लिए बाजार से पूंजी की तरलता को कम करने के उद्देश्य, ध्यान से देखो, अभी बता रहे थे लिक्विडिटी को कम करोगे तो महंगाई घटेगी, तो लिक्विडिटी को कम करने की कोशिश की जा रही है। क्यों? क्योंकि महंगाई को नियंत्रित करनी है। ठीक है, यही पॉइंट है कि अगर हम लिक्विडिटी को कम करेंगे तो महंगाई क्या होगी, हमारी कंट्रोल में आएगी। इस उद्देश्य से कर्ज को महंगा कर दिया। ऑब्वियस बात है कि जब हम तरलता को कम करना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, इस लोन लेने की टेंडेंसी को कम करेंगे। कैसे कम करेंगे, हमको लोन लेना है, मेरे मन को रोकने के लिए बैंक क्या कर सकता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा, यानी लोन का इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया, जिसके कारण क्या हुआ, मार्केट में पैसा कम मूव कर रहा है। ऐसा देखा गया। आपको पीटी में क्वेश्चन इससे डायरेक्टली पूछ सकता है। ठीक है, अब देखते हैं एशियाई खेल पर। हमने कहा था पहले भी कि एशियाई खेल आपको लगातार न्यूज़पेपर पढ़ते रहो, आपको दिखता रहेगा। एशियाई खेल में भारत पहली बार 80 पदकों के पार हो गया। ठीक है, एक तो न्यूज यही हो गया, लास्ट क्लास में भी हमने बताया था, उसका वीडियो लिंक भी दिया हुआ है नीचे, देख लो, उस पर भी बताया था एशियाई खेल कैसे बताया था, कैसे पढ़ना है। पहले पता करो एशियाई खेल कहां हुआ, मालूम पड़ जाएगा एशियाई खेल कहां हुआ। ठीक है, पहला एशियाई खेल कहां हुआ था, 1951 हुआ था, किसी ने कमेंट सेक्शन में भी बताया, मुझे अच्छा लगा देख के। उसके बाद अब एशियाई खेल में भारत का अपना ही रिकॉर्ड है कि भारत की झोली में कुल 81 पदक आ चुके हैं। ठीक है, और लास्ट 2018 में जब हुआ था तो भारत ने सर्वाधिक 70 मेडल जीते थे, यानी अपने रिकॉर्ड को भारत तोड़ता हुआ आगे बढ़ गया। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा का नाम हम लोग सब जान रहे हैं, ओलंपिक से ये फेमस हो गए थे। तो नीरज चोपड़ा ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए भाला फेंक में स्वर्ण पदक का नाम लिया। वही दूसरे खिलाड़ी किशोर जेना, ठीक है, इन्होंने सिल्वर जीता। तो एक नाम तुमको मिला भाला फेंक में, किशोर जेना। तो ये आपको नोट कर लेना है। हमने पहले ही बोला कि जो नाम आप भूलेंगे उसको सबसे पहले नोट कर लो, ये नोट कर लो, और उसके बाद यहां पे लिखो भाला फेंक, और उसके बाद लिखो क्या, इसको रजत मिला। तो ये हमने लिख दिया। ठीक है, अगला नाम जो आया वो आया
ज्योति सुरेखा और ओजस देवताले का, ये जोड़ी जो थी इसने गोल्ड जीता। उसी तरह से आपको यहां पर ढेर सारे इवेंट के नाम मिलेंगे और आपको उस इवेंट को तैयार करना है अपने लिए, ठीक है। उसके बाद देखोगे तीरंदाजी में ओजस और ज्योतिष बने कंपाउंड चैंपियन, तो एक नाम आपको यहां मिलेगा। नीरज चोपड़ा को तो चलो मिल ही गया, ठीक है। मुक्केबाजी में जीता हमने, कुश्ती में जीता हमने। तो इस प्रकार से हर खेल मतलब इवेंट वाइज प्लेयर्स का नाम लिखिए, प्लेयर्स का नाम लिखिए, इवेंट कौन से खेल में है और कौन सा मेडल हुआ, ये आप तैयार करते चले जाइए। आज तैयार करेंगे क्योंकि 8 अक्टूबर तक चलेगा, तो 8 अक्टूबर तक ये आपको पेपर में लगातार दिखता रहेगा, ठीक है। एक न्यूज और आया था जो हम बता रहे हैं, वो आया था उज्ज्वला योजना से। उज्ज्वला योजना में न्यूज क्या आया था कि 200 रुपए का जो 200 रुपया मिलता था सब्सिडी, वो 200 रुपया सरकार बढ़ा के अब 300 रुपया कर दी। अब ये न्यूज है केवल। अब इस न्यूज को कैसे हम तैयार करेंगे, तो सबसे पहले तो उज्ज्वला योजना, ठीक है। उज्ज्वला योजना के विषय में अगर हम बात कर रहे हैं तो ये योजना किस चीज के लिए आई थी, तो ये योजना आई थी महिलाओं को गैस सिलेंडर के बदले सब्सिडी देने की बात थी, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला है, ये शुरुआत कब हुआ, तो ये शुरुआत हुआ था 1 मई 2016। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली ये लाइन दिखता है कि इसकी शुरुआत इस साल इस डेट को की गई थी, तो पहले शुरुआत लिख दो। ये शुरुआत हुआ था 1 मई 2016। इसका नाम क्या है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, सिलेंडर, गैस सिलेंडर के बदले सब्सिडी पे करते हैं, ठीक है। जो सब्सिडी था पहले 200 रुपया, इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया, 300 रुपया। इसका स्टार्ट कौन किया था, तो पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा इसका स्टार्ट किया गया था, ये हो गया। उसके बाद 200 से 300 हुआ, ये तो आज का न्यूज है, चलो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। अब इसमें एक और पॉइंट क्या आता है कि 2021 में इसको बदल दिया गया था उज्ज्वला 2.0, यानी कि सेकेंड वर्जन। तो बोलेगा सेकेंड वर्जन कब लॉन्च हुआ, सेकेंड वर्जन लॉन्च कब हुआ था, 2021 में। तो ये छोटा सा एकदम इतना सा न्यूज था। उसमें देखोगे तो तुमको स्कीम का जब न्यूज दिख जाए, ठीक है, कोई भी सरकारी स्कीम का न्यूज दिख जाए तो उस स्कीम के न्यूज को इग्नोर मत करना, क्योंकि स्कीम से हमेशा, क्योंकि सरकार ही एग्जाम ले रही है तो सरकार अपनी स्कीमों के विषय में क्वेश्चन जरूर पूछती है और आपको हर स्कीम की जानकारी होनी चाहिए कि इस स्कीम में होता क्या। जैसे उज्ज्वला स्कीम, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि इसका बेनिफिशियरी कौन होगा, माने ये लाभ किसके लिए दिया गया। ये लाभ दिया गया है महिलाओं के लिए जो बीपीएल में हो, तो ये कंडीशन हो गया कि जो महिलाएं होंगी, महिलाओं के नाम से ही स्कीम जाएगा और वो महिला का नाम बीपीएल लिस्ट में होना चाहिए, मतलब गरीबी रेखा से नीचे उसका नाम होना चाहिए। तो ये था आज का न्यूज। फिर कल मिलेंगे हम लोग कल के न्यूज़पेपर से। हिंदी मीडियम वाले जो हमारे छात्र हैं, जो ग्रामीण इलाकों से हैं, जिनको पेपर से कैसे जीएस तैयार करना नहीं समझ में आता है, वो हमारे चैनल से बने रहें। आपको हर दिन न्यूज का अपडेट और उससे अपने लिए क्या निकालना है, ये आपको हम यहां पे बताते रहेंगे। होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। थैंक यू।